दिल्ली कार धमाके को 8 दिन हो गए हैं और इस मामले में एनआईए, ईडी समेत तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। 8 दिन में जांच से जुड़े कई एंगल सामने आए हैं। बड़ी साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज, नए वीडियो सामने आ रहे हैं और 8 दिन में इस धमाके को लेकर 8 बड़े खुलासे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। 10 नवंबर शाम 6:52 दिल्ली के लाल किला इलाके में जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके को 8 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान जांच एजेंसियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शुरुआती जांच से लेकर तकनीकी साक्ष्यों तक एनआईए और पुलिस की टीम ने एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आतंकी साजिश की पूरी तस्वीर सामने ला दी है। इन 8 दिनों के 8 बड़े खुलासे एक एक करके आपको बताते हैं। न ही ये कोई दुर्घटना थी, न ही घबराहट में किया गया धमाका, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया सुसाइड अटैक था। उमर ने I-20 कार उस समय उस जगह रोकी जहां भीड़ ज्यादा होती है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर धमाका करने से पहले पूरी तैयारी के साथ वो दिल्ली में घूम रहा था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि उमर ने अपने जूते में विस्फोटक फिट कर रखा था, ठीक उसी पैटर्न पर जिसे दुनिया में शू बॉमर कहा जाता है। एनआईए ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि उमर ही इस हमले का सुसाइड बॉमर था। उसके शव, कपड़ों और कार के मलबे से मिले सबूत इस दावे को मजबूत करते हैं। जांच में पता चला कि इस हमले की साजिश उमर और उसके साथी आमिर ने मिलकर रची थी। दोनों लंबे समय से संपर्क में थे और लगातार लोकेशन बदलते हुए प्लान को फाइनल कर रहे थे। जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो आमिर के नाम से रजिस्टर्ड थी। ये बात सामने आने के बाद जांच की दिशा और साफ हुई कि उमर और आमिर दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे। ये सामने आ रहा है कि उमर शाहीन और मुजम्मिल यूनिवर्सिटी को अपने आतंकी प्लान का अड्डा बना चुके थे। बिल्डिंग नंबर 17 और कमरा नंबर 13 में सारी प्लानिंग होती थी। ये 13 नंबर कमरा पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल का था और यहाँ दूसरे आतंकी डॉक्टर्स के साथ वो मीटिंग किया करता था। जानकारी के मुताबिक लाल किला विस्फोटक के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए। ये पैसे उमर को सौंपे गए थे। एजेंसियों के अनुसार बाद में उन्होंने नूह से आईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके उर्वरक खरीदा था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी विदेशी हैंडलर से इनक्रिप्टेड रूट के जरिए बात करते थे। अमोनियम नाइट्रेट ऑक्साइड फ्यूल ऑयल से जो ये विस्फोटक तैयार करते थे, इनको कोड वर्ड में लिखा करते थे। आतंकी डॉक्टर विस्फोटक को शिपमेंट और पैकेज लिखा करते थे। इनके फोन से ये कोड वर्ड बरामद हुए हैं। एनआईए सहित अन्य जांच एजेंसी इस केस की पड़ताल में दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी सहित कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। साथ ही इस केस में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल सहित अन्य के बीच हुई बातचीत को भी खंगाल रही है। जांच में ये पता चला है कि इन सभी के बीच टेलीग्राम पर बात होती थी। डॉक्टर शाहीन को उसके साथी मैडम सर्जन कहकर पुकारते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली धमाके को लेकर जिस तरह के खुलासे रोज सामने आ रहे हैं, उनसे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आतंकियों ने साजिश के लिए बहुत बड़ा प्लान किया था। जूते से लेकर खतरनाक विस्फोटक तक, कार से लेकर सुसाइड बॉम्बर तक, आतंकियों ने साजिश के कई हथियारों की योजना बनाई थी। साजिश के तार, आतंक के कितने हथियार। अब आपको उन हथियारों के बारे में बताते हैं जिसकी प्लानिंग आतंकियों की तरफ से लंबे वक्त से की जा रही थी। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। आतंकी अपने मंसूबे में थोड़ा कामयाब जरूर हुए, लेकिन जिस बड़े हमले की फिराक में थे वो मंसूबा पूरा न हो सका। सुसाइड बॉमर, ड्रोन से हमले की साजिश, रॉकेट बनाने की तैयारी, शू बॉमर, बारूदी कार और कोड वर्ड का इस्तेमाल। साजिश का सबसे पहला हथियार सुसाइड बॉमर।
दिल्ली धमाका एक आत्मघाती हमला था, ये बात एजेंसियां पहले ही साफ कर चुकी हैं। उमर नबी जो धमाके वाले दिन I-20 कार चला रहा था, वो खुद सुसाइड बॉम्बर था। दिल्ली धमाके में सामने आई आत्मघाती हमले की ये बात एक बड़ी साजिश थी। दूसरा हथियार ड्रोन। NIA ने जब आत्मघाती हमलावर उमर के करीबी दानिश को पकड़ा तो सामने आया कि ड्रोन से हमले की तैयारी की जा रही थी। ठीक उसी तरह जिस तरह आतंकी संगठन हमास ने ड्रोन से तबाही मचाई। दानिश ड्रोन बनाने में माहिर था। उमर का बेहद करीबी सहयोगी दानिश तकनीक से जुड़ी हर मदद इस हमले के लिए कर रहा था। तीसरा हथियार रॉकेट। NIA की जांच में यह भी बात सामने आई है कि गिरफ्तार हुआ दानिश रॉकेट बनाने की भी तैयारी कर रहा था। इस हमले को बेहद खतरनाक बनाने के मकसद से आतंकी हर कोशिश में लगे हुए थे और हर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। चौथा हथियार शू बॉम्बर। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों से NDTV को पता चला कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। I-20 कार में ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ, जिसमें एक मेटल नुमा पदार्थ मिला। जांच में ये सामने आया कि इससे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। TATP यानी मदर ऑफ शैतान के ट्रेसेस उस जूते से भी मिले हैं। पांचवा हथियार बारूदी कार। ऐसा माना जा रहा है कि उमर और दानिश ड्रोन, रॉकेट और कार बम की हमास जैसी साजिश कर रहे थे। जब ड्रोन और रॉकेट की साजिश असफल हो गई तो बारूदी कार का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और TATP जैसे खतरनाक विस्फोटक थे। छठा हथियार हमले की साजिश में कोड वर्ड का इस्तेमाल। जांच में यह भी सामने आया कि उमर, मुजम्मिल, शाहीन और आदिल टेलीग्राम पर एक दूसरे से कोड वर्ड में बात करते थे। विस्फोटक सामग्री के लिए बिरयानी और किसी खास कार्यक्रम के लिए दावत जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करने के बाद जो मैसेज किया गया वो था बिरयानी तैयार है, अब दावत के लिए तैयार हो जाओ। तो आतंकियों ने साजिश के ये इतने हथियार तैयार कर रखे थे। सुसाइड बॉम्बर, ड्रोन, रॉकेट, शू बॉम्बर, बारूदी कार और कोड वर्ड। इन सभी बिंदुओं से पता चलता है कि आतंकी और भी बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन कुछ अहम गिरफ्तारियों के चलते आतंकियों के ये मंसूबे विफल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। ये सामने आ रहा है कि आतंकी ड्रोन और मिनी रॉकेट के जरिए हमले का प्लान बना रहे थे, जैसा कि हमास जैसे संगठन करते हैं। आखिर ड्रोन और ये मिनी रॉकेट क्यों इस्तेमाल करना चाहते थे, हमने एक एक्सपर्ट से इस बारे में बात की। इस तरह के जो ड्रोन्स हम इस वक्त देख रहे हैं, इस तरह के ड्रोन्स का या इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है आतंकवादी ग्रुप हमास द्वारा, या हम देख रहे हैं कि ये जैश से जुड़े हुए आतंकी थे, इन्होंने भी इसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे, क्यों? क्योंकि ये जो है देखिए बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड, ऑलमोस्ट 300-350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक उड़ सकते हैं। इनका जो डिटेक्शन का सिग्नेचर होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसको डिटेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। प्लस ये पोर्टेबल रहते हैं किसी भी नेचर में, तो आप कहीं भी इसको ईजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। इसकी यदि हम बात करें तो ये कैसे काम करता है और कितनी दूर तक ये जा सकता है? देखिए ये इसके साथ में ये लॉन्चर होता है, न्यूमेटिक लॉन्चर इसको कहते हैं। ये लॉन्चर है इसका? हाँ जी, न्यूमेटिक लॉन्चर होता है। ये कंप्रेस्ड एयर से इसको लॉन्च करता है। प्लस वंस इट इज़ लॉन्च्ड, आप इसके ऑलमोस्ट 15 to 20 किलोमीटर्स और इवन 25 किलोमीटर्स तक पहले से टारगेट डिफाइन करके इसको लॉन्च कर सकते हैं। 15 से 20 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकता है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ जी, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और इस साइज़ का कोई भी लॉइटरिंग म्यूनिशन लगभग 1.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक का वेट या वॉरहेड भी लेके जा सकता है।
इस तरह के जो रॉकेट्स बनाए जाते हैं या ड्रोन्स को जिसमें एक्सप्लोजिव फिट किया जाता है, इसमें एक्सप्लोजिव की मात्रा भी भारी भरकम फिट की जा सकती है, और इस तरह के ड्रोन्स आप कितने एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? जी आप जब आपके पास में एक लॉन्चर है, उस सिम एक लॉन्चर से आप मल्टीपल तरह के इस तरह के रॉकेट्स को आप लॉन्च कर सकते हैं। मतलब केवल ये लॉन्चर चाहिए आपको और ये आपको मल्टीपल रॉकेट चाहिए जो लॉन्च करेगा इसे? हाँ जी, एक लॉन्चर से आप मल्टीपल तरह के रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं, और ये किसी भी चीज़ को देख के उस टारगेट को लॉक करते हुए, भले वो मूविंग टारगेट है या फिर फिक्स टारगेट है, उसको लॉक करके उस टारगेट को फॉलो करके जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या इसे लॉक भी करना पड़ता है टारगेट के लिए? मान लीजिए कि इसे 10 किलोमीटर दूर कहीं बिल्डिंग पे गिराना है, तो क्या इसे लॉक करने की जरूरत होती है या फिर ये कहीं पर भी जाकर ब्लास्ट हो जाता है? नहीं, इसको पहले किसी भी जो भी आपका सिलेक्टेड टारगेट है, उस टारगेट के लिए लॉक करा जाता है और उस टारगेट पे जाके ये ब्लास्ट हो जाता है। हमने ऐसा सुना है कि जो हमास जिस तरह के अटैक करता है पारस, वो टारगेटेड अटैक नहीं होते, वो एक साथ 10, 15, 25, 30 इस तरह के अटैक्स करता है, रॉकेट छोड़ता है, तो वो कैसे किया जाता है? जी, मल्टीपल एक के बाद एक आप इसमें जैसे ही लॉन्च होता है तो आप इमीडिएटली दूसरा रॉकेट लगा के दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। सो आप बहुत कम शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सारे ड्रोन्स अलग अलग टारगेट्स पे आप सेंड कर सकते हैं। मतलब एक लॉन्चर आपको चाहिए है और एक टाइम पे आप कई सारे ड्रोन्स या रॉकेट्स छोड़ सकते हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इनको आप बिना लॉन्चर के सिर्फ हैंड से भी फेंक के आप इनको जो है लॉन्च कर सकते हैं। तब भी ये ब्लास्ट हो जाएगा? हाँ जी। इसके बारे में बताइए, आप बता रहे थे इसमें पेलोड होता है और ये भी कहीं भी ड्रॉप हो सकता है। जी, इस तरह के ड्रोन्स जो है पेलोड कैरिंग ड्रोन्स कहते हैं इनको। ये ऑलमोस्ट आप मानिए 10 किलोग्राम से लेके 20, 30 और 50 किलोग्राम्स तक की किसी भी पेलोड को कैरी कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। इनकी रेंज लगभग आप 10 किलोमीटर तक की होती है और एंड्योरेंस ऑलमोस्ट आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक की एंड्योरेंस इनकी रहती है। और इस तरह के इक्विपमेंट को आप कोई भी चीज़ पे माउंट करके किसी भी लोकेशन पे ड्रॉप कर सकते हैं। खुद ही विस्फोट हो सकते हैं क्या ये? यदि उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, तो एक्सप्लोजिव लगा के खुद भी विस्फोट हो सकते हैं, सुसाइड बॉम्ब या सुसाइड ड्रोन जिसे हम कहते हैं? हाँ बिल्कुल, सुसाइड ड्रोन्स इस तरह के ड्रोन्स को कहते हैं। एंड हम लोग इस तरह के जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस तरह के प्रोडक्ट्स पे करते हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी। एंड बट अगर गलत लोगों के हाथ में लगता है तो डेफिनेटली जो है ये इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाना इतना आसान नहीं है। इनको बनाने के लिए एक बहुत अच्छी टीम की रिक्वायरमेंट रहती है। आखिरी सवाल, यदि दिल्ली में इस तरह की घटना होती तो कितना नुकसान हो सकता था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के अटेम्प्ट वो करने तो वाले थे लेकिन नाकामयाब हुए और इसीलिए उन्होंने कार ब्लास्ट को अंजाम दिया। लेकिन फिर भी तमाम जिस तरह के ड्रोन्स और रॉकेट, इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट हम आपके पीछे देख रहे हैं, हमास तरह के अटैक्स, हमास इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है या फिर हम कहें रॉकेट का इस्तेमाल करता है, इनका इस्तेमाल किया जाता तो कितनी हानि पहुंचती? देखिए, इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करके काफ़ी बहुत प्रिसाइजली किसी भी टारगेट को जो है डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। हालांकि हम लोग इस चीज़ को देख के बहुत खुश हैं कि हमारा देश इस तरह के अटैक्स से अपनी सिटीज़ को बचाने के लिए जो काउंटर मेजर्स लगाने चाहिए वो काउंटर मेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एंड सिर्फ बॉर्डर्स पे ही नहीं, अब हमारी सिटीज़ को भी उतनी सुरक्षा की ज़रूरत है जिस तरह की टेक्नोलॉजी अभी बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से इवॉल्व हो रही है। तो इस तरह के सिस्टम्स डेफिनेटली किसी भी सिटी को और वहाँ के लोगों को बहुत सुरक्षा पहुँचाने के लिए यूज़फुल रहने चाहिए।